नमस्कार। आज हम एक कानूनी दस्तावेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये है एक वाद पत्र या जिसे हम प्लेंट कहते हैं। ये प्लेंट श्रीमती सुरजीत कौर शाही ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खिलाफ दायर किया है। मामला जुड़ा है दिल्ली के नेहरू प्लेस के एक फ्लैट से। सिंपल शब्दों में मकान मालिक किराएदार से कह रहा है कि फ्लैट खाली करो और जो आप अवैध कब्जे में रहे उसका हर्जाना दो। हमारे पास इस वाद पत्र का ड्राफ्ट है और उसका एक एनालिसिस भी है। तो चलिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो लीगल बातें हैं, उनको समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ वादनी मतलब जो केस कर रही हैं उनका पक्ष है। ये अदालत में पेश किया गया उनका दावा है। इसमें अभी कोई कोर्ट का फैसला नहीं है, किसी जज की टिप्पणी नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि इस दस्तावेज में क्या तर्क दिए गए हैं, क्या कानूनी आधार बताए गए हैं। ओके, तो कहानी शुरू होती है लगता है एक रेंट अग्रीमेंट से, एक किराए के समझौते से, है ना? जी हाँ, वादिनी ने अपना नेहरू प्लेस वाला फ्लैट जो करीब 370 स्क्वायर फीट का है, वो प्रतिवादी यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को 3 साल के लिए किराए पे दिया था। इसके लिए एक लीज डीड भी बनी थी, लेकिन पॉइंट ये है कि वो रजिस्टर्ड नहीं थी। ये पैरा 1 में मेंशन्ड है। अच्छा, रजिस्टर्ड लीज डीड नहीं थी, ठीक है। तो 3 साल बाद क्या हुआ? 3 साल की जो अवधि थी वो खत्म हो गई, लेकिन किराएदार का कब्जा फ्लैट पर बना रहा और मकान मालिक किराया भी लेते रहीं। तो कानून में ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो किराएदारी महीने दर महीने की बन जाती है, मतलब मंथ टू मंथ टेनेंसी हो जाती है। ओह अच्छा। हाँ, इसे होल्डिंग ओवर का सिद्धांत कहते हैं, अतिधारण। इसका जिक्र ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 116 में मिलता है और प्लेंट के पैरा 2 में भी ये बात कही गई है। समझ गया। तो मतलब लीज खत्म होने पर भी अगर किराएदार रहता है और मालिक किराया लेता रहता है तो वो अपने आप महीने दर महीने वाली लीज बन जाती है। इंटरेस्टिंग। तो फिर मकान मालिक को फ्लैट वापस क्यों चाहिए था? सब ठीक चल रहा था? नहीं, वाद पत्र में लिखा है पैरा 5 में कि वादनी को वो फ्लैट अपने निजी इस्तेमाल के लिए चाहिए था। मतलब उनकी अपनी जरूरत आ गई थी। लेकिन जब उन्होंने प्रतिवादी यानी किराएदार से फ्लैट खाली करने को कहा तो वो राजी नहीं हुए। ये पैरा 3 में कहा गया है। अच्छा, तो किराएदार ने मना कर दिया, फिर तो लीगल रास्ता बचता है। जी हाँ, तो वादनी ने फिर कानूनी कदम उठाया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत एक लीगल नोटिस भेजा। इस नोटिस में साफ तौर पर 15 दिन का समय दिया गया था किराएदारी खत्म करने के लिए। और ये नोटिस सर्व हो गया था, मतलब किराएदार को मिल गया था। हाँ, वाद पत्र के हिसाब से पैरा 3 और 4 में ये कहा गया है कि नोटिस ठीक से सर्व हो गया था, समय पर मिल गया था, तो कानून की नजर में ये एक वैलिड नोटिस माना जा रहा है। ठीक है, नोटिस मिल गया, 15 दिन बीत गए पर फ्लैट खाली नहीं हुआ। तो फिर ये हर्जाने यानी डैमेजेस की बात कैसे आई? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही नोटिस का वो 15 दिन का समय खत्म हुआ, उस तारीख के बाद से किराएदार का जो कब्जा है उसे रॉन्गफुल यूज एंड ऑक्यूपेशन माना गया। रॉन्गफुल यूज एंड ऑक्यूपेशन, ये पैरा 5 में लिखा है। रॉन्गफुल यूज एंड ऑक्यूपेशन। हाँ, ओके। और इसी आधार पर वादिनी ने 1000 रुपए प्रतिदिन का हर्जाना मांगा है। 1000 रुपए रोज का? इसका बेसिस क्या बताया है? उन्होंने आधार बताया है उस इलाके का, मतलब नेहरू प्लेस का मार्केट रेट। वाद पत्र के अनुसार वहां रेट करीब 100 से 150 रुपए प्रति स्क्वायर फुट प्रति माह है। तो उस हिसाब से 370 स्क्वायर फीट के फ्लैट का किराया महीने का करीब 37,000 रुपए से 57,500 रुपए बनता है। तो उनका कहना है कि रोज का 1000 रुपए मांगना जायज है। ये भी पैरा 5 में ही डिटेल्स है। अच्छा, इसे ही शायद वो मेजने प्रॉफिट्स कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इसे कानूनी भाषा में मध्यवर्ती लाभ या मेसने प्रॉफिट्स का दावा कह सकते हैं। मतलब जो अवैध कब्जे की वजह से मकान मालिक को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई। एक और सवाल, ये मामला सिविल कोर्ट में क्यों गया? रेंट कंट्रोलर के पास क्यों नहीं? दिल्ली में तो रेंट कंट्रोल एक्ट है ना? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ पर किराए की रकम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैट का किराया था 6,808 रुपए प्रति माह। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो सिर्फ उन मामलों पर लागू होता है जहां किराया 3,500 रुपए प्रति माह से कम हो। ओह अच्छा, ये लिमिट है। जी हाँ, तो क्योंकि यहाँ किराया 3,500 रुपए से ज्यादा है, ये मामला दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे से बाहर हो गया और इसीलिए सिविल कोर्ट को यानी सीनियर सिविल जज की कोर्ट को इस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन है।
ये बात पैरा 6 और 8 में बताई गई है। साथ ही प्रॉपर्टी दिल्ली में है, लीज दिल्ली में बनी, तो वैसे भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिल्ली कोर्ट का ही बनता है। ये भी पैरा 8 में है। क्लियर है। अच्छा, वाद पत्र में एक जगह वाद हेतुक यानी कॉज ऑफ एक्शन को निरंतर जारी कंटिन्यूइंग बताया, पैरा 7 में। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि जब तक वो अवैध कब्जा जारी है, जब तक किराएदार फ्लैट खाली नहीं कर देता, तब तक केस करने का जो कारण है वो हर रोज नया बनता जा रहा है। ये खास तौर पे हर्जाने की कैलकुलेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर्जाना हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाता है जब तक कब्जा है। समझ गया, मतलब जब तक कब्जा तब तक कॉज ऑफ एक्शन। जी, और वाद में जो कोर्ट फीस लगती है वो वादनी ने वार्षिक किराए के हिसाब से एड वैलोरम यानी मूल्यानुसार चुकाई है, और ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी, जैसे हर्जाने की रकम बढ़ती है, तो और फीस जमा करा देंगी। ये पैरा 9 में है। ओके, तो अगर हम सारी बात को समेटें तो इस प्लेन के जरिए वादनी अदालत से क्या क्या मांग रही हैं मुख्य तौर पर? हाँ, मुख्य रूप से 3 चीजें हैं जो प्रेयर क्लॉज में लिखी हैं। पहला, प्रतिवादी को फ्लैट से बेदखल करने का आदेश, मतलब पोजेशन वापस दिलाया जाए। दूसरा, अवैध कब्जे की अवधि के लिए, यानी नोटिस पीरियड खत्म होने से लेकर जब तक फ्लैट खाली ना हो जाए तब तक के लिए 1000 रुपए प्रतिदिन का हर्जाना, यानी मीस प्रॉफिट्स। बिल्कुल। और तीसरा, मुकदमे का पूरा खर्चा भी प्रतिवादी से दिलाया जाए। बिल्कुल साफ। तो ये वाद पत्र एक तरह से दिखाता है कि कैसे एक मकान मालिक स्टेप बाय स्टेप कानूनी प्रक्रिया फॉलो करता है। नोटिस देना, सही कोर्ट चुनना, अपने दावे का आधार बताना। हाँ, बिल्कुल। धारा 106 का नोटिस, सही जुरिस्डिक्शन, हर्जाने का कैलकुलेशन, ये सब इसमें कवर किया गया है। ये मामला देखकर ये जरूर लगता है कि किराए के समझौतों में हर चीज कितनी साफ होनी चाहिए, और शायद रजिस्ट्रेशन का भी अपना महत्व है। सोचने वाली बात है कि अगर वो शुरुआती लीज डीड रजिस्टर्ड होती तो क्या इस सिचुएशन कुछ अलग होती? क्या ये नौबत आने से बच सकती थी? खैर, ये तो सोचने का विषय है।